नमस्कार दोस्तों। जगदीश चंद्र माथुर की सुप्रसिद्ध नाटक रीढ़ की हड्डी। आइए पहले हम जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी का एकांकी का उद्देश्य क्या है। यह एकांकी स्त्री पुरुष समानता की पक्षधर है। लड़कियों के विवाह में आने वाली समस्याओं को समाज के सामने लाना है। बेटियों के विवाह के समय माता पिता की परेशानियों को उजागर करना है। प्रस्तुत एकांकी रीढ़ की हड्डी श्री जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित एकांकी है। लड़की के विवाह की एक सामाजिक समस्या पर आधारित इस एकांकी में कुल 6 पात्र हैं। रामस्वरूप, उनका नौकर रतन, रामस्वरूप की पत्नी प्रभा, उनकी बेटी उमा, शंकर के पिता गोपाल प्रसाद और शंकर। पूरा एकांकी एक मामूली से सजे कमरे में खेला गया है। इसमें उन्होंने लड़के और लड़की में भेदभाव करने वाले लोगों पर प्रहार करते हुए दोनों को समान सामाजिक प्रतिष्ठा देने की बात कही है। आधुनिक काल से लड़कियों की शिक्षा दीक्षा, चाल चलन, लंबाई मोटाई तथा सौंदर्य रंग के बारे में खूब जांच पड़ताल की जाती है, तब विवाह तय होता है और यह भी निश्चित नहीं है कि सब कुछ होने पर भी लड़का शादी के लिए राजी हो जाएगा। एकांकीकार ने बड़े सुंदर ढंग से इसके औचित्य पर प्रकाश डाला है। सारांश कुछ इस प्रकार है। रीढ़ की हड्डी एकांकी लेखक जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा रचित यह आधुनिक काल में विवाह से पहले लड़कियों को देखने और दिखाने के औचित्य पूर्ण प्रथा से संबंधित है। रीढ़ की हड्डी एक सामाजिक एकांकी है। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि उमा एक पढ़ी लड़की, शादी के योग्य लड़की है, जिसके पिता रामस्वरूप उसकी शादी को लेकर चिंतित है और आज उनके घर लड़के वाले यानी कि बाबू प्रसाद, जो कि पेशे से वकील है, और उनका लड़का शंकर, जो बीएससी करने के बाद मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, उमा को देखने उनके घर आते हैं। चूंकि रामस्वरूप की बेटी उमा को देखने के लिए आज लड़के वाले आ रहे हैं, इसीलिए रामस्वरूप अपने नौकर रतन के साथ अपने घर की बैठक वाले कमरे को खूब सजा रहे हैं। उन्होंने बैठक में एक तख्त यानी कि चारपाई रख दी है और उसमें एक नया चादर बिछाया है। फिर उमा के कमरे से हारमोनियम और सितार भी लाकर उस पर सजा दिया है। आलोच्य एकांकी रीढ़ की हड्डी में बाबू रामस्वरूप की बेटी उमा विवाह योग्य हो जाती है। इसके लिए उसका विवाह वकील गोपाल प्रसाद के बेटे शंकर के साथ तय होती है। मगर वकील जो है वो मैट्रिक तक ही पढ़ी लिखी लड़की को अपनी डॉक्टर पुत्र के लिए बहू बनाना चाहते हैं। इसीलिए रामस्वरूप डर के उनसे झूठ बोलते हैं कि उमा मैट्रिक पास है, जबकि उमा बीए पास थी। रामस्वरूप अपनी पत्नी को कहते हैं कि वह उमा को तैयार करे। जैसे तैसे समझा बुझाकर तैयार कर दिया जाता है उमा को। साथ ही वे अपनी पत्नी से कहते हैं कि लड़के वालों के सामने उमा के उच्च शिक्षा की बात बिल्कुल नहीं बतानी है। वे कम पढ़ी लिखी लड़की चाहते हैं, अतः वे उमा को मैट्रिक तक पढ़ा लिखा ही बताएंगे। उसी समय लड़के वालों का आगमन होता है। बाबू गोपाल प्रसाद पढ़े लिखे और पेशे से एक अच्छे वकील है। उनका बेटा शंकर बीएससी के बाद लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है। उसकी आवाज पतली और खिसियाहट भरी है। झुकी हुई कमर उसकी खासियत है। रामस्वरूप अतिथियों की आवभगत करते हैं। गोपाल प्रसाद अपने अतीत की बातें करते हैं और आत्म प्रशंसा करते हुए अपने आप को महान साबित करने की कोशिश करते हैं। कुछ ही देर बाद गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस कहकर विवाह की बात छेड़ते हैं। रामस्वरूप उनके लिए नाश्ता लाकर उनकी सेवा सत्कार करते हैं। इधर उधर की बातों के बाद गोपाल प्रसाद स्पष्ट कहते हैं कि उन्हें कम पढ़ी लिखी लड़की ही चाहिए। उनका मत है कि लड़कियां अधिक पढ़ाना बेकार है। पढ़ना और कमाकर लाना तो केवल पुरुषों का काम है। स्त्रियों का कार्य तो केवल घर गृहस्थी संभालना है। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि उच्च शिक्षा प्राप्त करना केवल लड़कों का अधिकार नहीं है, लड़कियों का भी है। उनका लड़का शंकर भी उनकी इस विचारधारा का समर्थन करता है। थोड़ी ही देर बाद रामस्वरूप अपनी बेटी उमा को आवाज लगाते हैं। पान की तस्तरी हाथों में लिए उमा अत्यंत सुंदर से कपड़ों में आती है। उसकी आंखों पर लगे चश्मे को देखते ही गोपाल प्रसाद और शंकर चौंक पड़ते हैं। रामस्वरूप बताता है कि कुछ दिन पहले ही आंखों में आई कुछ खराबी के कारण ही चश्मा लगा रही है।
गोपाल प्रसाद उसे गाने बजाने के बारे में पूछते हैं। उमा सितार उठाकर मीरा का एक मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई गाने लगती है और वह गीत में इतनी तल्लीन हो जाती है कि उसकी झुकी हुई गर्दन ऊपर उठती है तो वह शंकर को देख लेती है। शंकर को देखते ही वो एकदम से गाना बंद कर देती है। तब गोपाल प्रसाद उसे पेंटिंग, सिलाई, अन्य चीजों से संबंधित सवाल पूछने लगते हैं, किंतु उमा कोई उत्तर नहीं दे रही है। उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। गोपाल प्रसाद उसे बोलने के लिए कहते हैं। रामस्वरूप भी अपनी बेटी को जवाब देने के लिए कहता है। तरह तरह के सवालों से अपमानित उमा कहती है, लड़कियां केवल निर्जीव वस्तुएं अथवा बेबस जानवर नहीं होती, उनका भी मान सम्मान होता है। इस प्रकार तरह तरह के सवाल पूछकर उन्हें अपमानित करना उचित नहीं है। गोपाल प्रसाद जाने के लिए उठते हैं। तब उमा उन्हें बताती है कि जिस लड़के के लिए वे सर्वगुण संपन्न लड़की चाहते हैं, उनका वह लड़का लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द ताक झाक करता हुआ कई बार पकड़ा गया है। गोपाल प्रसाद को इस तरह पता चल जाता है कि उमा पढ़ी लिखी लड़की है। वे रामस्वरूप से कहते हैं कि उन्होंने उसके साथ धोखा किया है। यह कहकर वे दरवाजा की ओर बढ़ते हैं। तब उमा कहती है, जाइए और घर जाकर यह जरूर पता कर लेना कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। यह एकांकी समाज में व्याप्त इन विकारों पर कटाक्ष करता है। हमारा समाज इन मानसिकताओं का गुलाम बनकर बिना रीढ़ वाला शरीर हो जाता है। दूसरी तरफ यहाँ शंकर जैसे लड़कों से भी यही तात्पर्य है, बिना रीढ़ का। इस प्रकार के लड़कों का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं होता और न इनका अपना कोई चरित्र होता है। 16 मार्क्स के प्रश्न के उत्तर के लिए वीडियो का सारांश का सहारा लें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखें। ये प्रश्न उत्तर। रीढ़ की हड्डी एकांकी के लेखक जगदीश चंद्र माथुर। रीढ़ की हड्डी में कैसे लोगों को बेनकाब किया गया है? दोहरी मानसिकता वाले। रीढ़ की हड्डी किस समस्या पर आधारित है? सामाजिक की समस्या पर। रीढ़ की हड्डी एकांकी में उमा की मां का नाम क्या है? प्रेमा। रीढ़ की हड्डी का प्रमुख पात्र कौन है? रामस्वरूप। रीढ़ की हड्डी का दूसरा नाम क्या है? मेरुदंड या बैकबोन या स्पाइन। रीढ़ की हड्डी रचना की विधा क्या है? एकांकी। उमा के चरित्र की दो प्रमुख विशेषता कौन सी है? साहस और हिम्मत। रीढ़ की हड्डी में कौन सा न्यूरॉन पाया जाता है? संवेदी, मोटर और इंटेरियन। उमा ने कहां तक की पढ़ाई की है? बीए तक की। उमा कौन सा गीत गाती है? मीरा का मेरे तो गिरधर गोपाल। उमा लाडले बेटे में किस चीज को ढूंढने की सलाह देती है? बैकबोन। स्पष्टीकरण। एक हमारा जमाना था। प्रसंग है प्रस्तुत पंक्तियों को हमारे पाठ्य पुस्तक गद्य शिखरण के पाठ रीढ़ की हड्डी से लिया गया है, जिसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। संदर्भ गोपाल दास रामस्वरूप से कहते हैं। व्याख्या। रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद दोनों पुराने जमाने के एक बुजुर्ग हैं। दोनों को वर्तमान जमाने की तुलना में अपना जमाना याद आता है। ये यादें स्वाभाविक है। इन यादों के लिए इन्हें प्रयत्न नहीं करना पड़ता, ये अपने आप में मन में आती हैं। परंतु इन तुलनाओं को दूसरों के सामने प्रकट करके उन्हें नीचा दिखाना गलत है। यह तर्कसंगत नहीं है। ऐसा करने से बुजुर्ग लोग अपने हाथों में ऐसा हथियार ले लेते हैं जिसकी काट वर्तमान पीढ़ी के पास नहीं होती। यूं भी हर जमाने की अपनी स्थितियां होती हैं। जमाना बदलता है तो उसमें कुछ कमियों के साथ सुधार भी आते हैं। विशेषतः यह मनोरंजन के लिए तो ठीक है, किंतु इसका कोई महत्व नहीं है। अब हमें इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए। टिप्पणी लेखन रामस्वरूप के ऊपर। प्रगतिशील विचारों का एक विवश पिता है, जिसे अपनी बेटी के सुंदर भविष्य के लिए समाज की मान्यताओं के आगे झुकना पड़ता है। इसलिए उसके व्यक्तित्व के कुछ पक्ष सबल हैं तो कुछ दुर्बल। उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं निम्नलिखित है। प्रगतिशील रामस्वरूप मूल रूप से प्रगतिशील विचारों का व्यक्ति है। वह चाहता है कि लड़कियों को भी उच्च शिक्षा दी जानी चाहिए। इसीलिए वह अपनी बेटी को उमा को खूब पढ़ाता लिखाता है। उसे उमा को बीए तक पढ़ाने में गर्व ही है। यह उसके व्यक्तित्व का उज्जवल गुण है। विवश पिता। रामस्वरूप की दुर्बलता यह है
कि वह बेटी उमा की शादी अपने जैसे अच्छे खानदान में कराना चाहते हैं, किंतु अच्छे खानदानों में अधिक पढ़ी लिखी बहू को स्वीकार नहीं किया जाता। वे कम पढ़ी लिखी बहू को चाहते हैं ताकि वे उसे नियंत्रण में रखकर उस पर अपना मनमाना रौब चला सके। यही रामस्वरूप दुर्बल हो जाता है। वह गोपाल प्रसाद जैसे लोगों का तिरस्कार करने की बजाय उनके अनुसार ढलने की कोशिश करता है। इसके लिए वह झूठ भी बोलता है, उमा से ढोंग भी कराता है तथा गोपाल प्रसाद की उल जुलूल बातों का समर्थन भी करता चलता जाता है। एक और टिप्पणी लेखन है गोपाल प्रसाद के ऊपर, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।